नमस्कार, मैं शशिधर कुमार आप सबके बीच में एक बार फिर से आया हूँ। और मैं चूँकि सामाजिक मुद्दों पे बातचीत करता रहता हूँ, तो उसके ऊपर आज कुछ मुद्दों पे बातचीत करनी है। और दो चार मुद्दे हैं बेसिकली। अगर आप देखें तो एक तो जो है धानुक और कुर्मी को लेके है, और दूसरा है रामानंद जी के साहित्य को लेके, जो मैथिली की बात होती है। और तीसरी जो चीज़ है वो है सुमित कथेरिया जैसे अपने समाज के बच्चे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं साहित्यिक तौर पे चीज़ों को आगे लाने के लिए। और चौथी मेरी व्यक्तिगत है, और थोड़ा सा मैं इस पर बात करना चाहता हूँ, तो ताकि जानकारी रहे और क्लैरिटी रहे दिमाग में। तो चलिए पहले पॉइंट पे बात करते हैं, जो धानुक और कुर्मी के बारे में है। उसमें यह है कि आज से कुछ दिन पहले मैंने एक फ़ोटो शेयर किया था, और एक कुर्मी महासभा हो रही है झारखंड में। उस पर अपने जनप्रतिनिधि जो है जा रहे हैं, उनको मतलब बुलाया गया है। जाएंगे नहीं जाएंगे मुझे नहीं पता, बट जो जाएंगे तो अब मेरा सवाल यह है कि वो एक प्रतिभा सम्मान समारोह है, उसमें एक धानुक जाति के जनप्रतिनिधि को जाने की क्या आवश्यकता है। अगर वो कुर्मी नहीं है तो चूँकि उनके बारे में बहुत ज़्यादा मेरे पास जो है जानकारी नहीं है, उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चला था कि जो है वो अपने ही जाति धानुक से आते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जनप्रतिनिधि को बुलाना है तो और भी जनप्रतिनिधि हैं अपने समाज के बिहार में, तो आप उनको भी बुला के जो है सम्मानित कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ही व्यक्ति को बुलाया गया है। तो मेरे मन में एक संशय पैदा होता है कि क्या जिनके बारे में यह प्रचारित प्रसारित किया गया कि वो धानुक हैं, तो क्या वो धानुक हैं, ये सोचने वाली बात है। अगर हैं या नहीं है, दोनों स्थिति है। अगर हैं तो कुर्मी महासभा में जाने की क्या आवश्यकता है। अगर कुर्मी महासभा में आप अकेले जा रहे हैं तो और भी लोगों को अपने साथ जो है बुलाने के लिए उस संगठन को बोला जा सकता था कि आप मुझे ही क्यों बुला रहे हैं, और भी अपने समाज में लोग हैं, उनको अगर सम्मानित करना है तो उनको भी आप लेके आइए। अगर आप कह दें ये बात तो या तो संगठन मना करेगा कि ठीक है आप भी मत आइए, और नहीं तो बाकी को बुलाया जाएगा। सवाल यही है। और नहीं तो दूसरी चीज़ ये है कि आप हो सकता है कि आप कुर्मी हो, आपने धानुक कह के प्रचारित प्रसारित किया, तो एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है, एक पोस्टर और हाथ लगा था मुझे, जो छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती पे जो है मनाया जाना है, पटेल समागम संस्थान ऐसा ही कुछ है पटना में, और उसमें अलग अलग जातियों की नाम लिखे हुए हैं कि इन जातियों पे जो है लोग आएंगे और सम्मेलन में बातचीत करेंगे। तो आप अगर इस तरीके का सम्मेलन करते हैं, उसमें मुझे लगता है कि किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अगर आप उसमें अलग अलग जातियों के लोग बुला रहे हैं और अपनी अपनी बातें वो रखेंगे उस प्लेटफॉर्म पे, तो वो सही हो जाता है एक तरीके से। अगर आप देखें तो मुझे उसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, मैं उस बात पे रिजिड ना रह के कि जो जनप्रतिनिधि है हमारे वो धानुक हैं कुर्मी हैं, बट धानुक और कुर्मी की जो कहानी है वो कोई ऐसी नहीं है कि हम सबको जो है समझने की आवश्यकता नहीं है। समझने की आवश्यकता इसलिए है कि कुर्मी और धानुक, कुर्मी हमेशा यह बोलता रहा है कि कुर्मी और धानुक एक ही है। कुर्मी धानुक एक नहीं है। अगर आप हिस्टोरिकली देखें और बिहार सरकार के हिसाब से भी देखें तो वो नहीं है। एक BC1 है, एक BC2 है, एक EBC है, एक OBC है। तो दोनों एक तो हो नहीं सकता, पहली बात। और दोनों में जो है आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक असमानता है अगर आप देखें। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है हम लोग गौर नहीं कर पाते हैं, वो ये है कि कुर्मी अपनी लड़कियों की शादी धानुक के साथ कर देते हैं, लेकिन अपने लड़के की शादी धानुकों के साथ नहीं करना चाहते हैं या नहीं करते हैं। बहुत कम रेयर आपको जो है इस तरीके के उदाहरण मिलेंगे, लेकिन लड़कियों की शादी बहुधा वो लोग कर देते हैं धानुकों के बीच में, और वहीं करते हैं जहां धानुक सर्वसंपन्न है। सर्वसंपन्न कहने का मतलब या तो उनके पास पैसा है, ठीक ठाक पोजीशन है, किसी अच्छे जगह पे जनप्रतिनिधि है, या जो है बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है, पैसा है उनके साथ, और या तो बहुत अच्छी नौकरी पे है, B ग्रेड अगर आप कहें तो उस हिसाब से सरकारी नौकरी में है। तब कुर्मी अपनी बेटियों की शादी करने में नहीं झिझकते, लेकिन अपने बेटे की शादी करने में झिझकते हैं अपनी धानुक की बेटी के साथ। ऐसा नहीं है कि धानुकों में जो है बेटियां पढ़ी लिखी नहीं है, पढ़ी लिखी हैं, लेकिन वो अपने यहाँ उनको नहीं ले जाएंगे, यह जानते हुए, क्योंकि अगर उनके हिसाब से हम नीची जाति में आते हैं और नीची जाति की लड़कियों को अपने यहाँ लेके जगह आएंगे तो आपका वंश जो है
डिग्रेड होगा, वो अपग्रेड नहीं होगा। इसीलिए वो क्या कहते हैं कि अपनी लड़कियों की जो है शादी धानुकों में करा देते हैं। उससे वंश तो बढ़ता नहीं है। जो हमारा जो भारतीय मानसिकता है कि वंश जो है उससे बढ़ता है, लड़कों से बढ़ता है। लेकिन अगर बायोलॉजिकली देखें तो वंश आपका जो है लड़कियां ही बढ़ाती है, लड़के नहीं बढ़ाते हैं। बायोलॉजिकल टर्म है ये, और हम सबको इसकी जानकारी नहीं होती है। लेकिन चूँकि लड़का शादी होके नहीं जाता है अपने ससुराल रहने, तो इसीलिए लोग कहते हैं कि लड़का ही वंश बढ़ाता है। बेसिकली लड़कियां वंश बढ़ाती है अगर बायोलॉजिकल टर्म में देखें तो। बट खैर वो अलग पार्ट है। लेकिन मुझे लगता है कि यह चीज़ जो है हम सबको समझने की आवश्यकता है कि कुर्मी के लोग, कुर्मी जाति के लोग जो है अपनी बेटियों की शादी धानुक के लड़के के साथ करने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं, लेकिन अपने बेटों की शादी धानुक की बच्चियों के साथ करने में कंफर्टेबल नहीं है। यह बहुत मुख्य मुद्दा है, ये हम सबको समझने की आवश्यकता है। और मैं बार बार कई संगठनों के मंचों पे लगातार बोलता रहा हूँ कि मेरा जो कोई भी रिश्तेदार है वो पटना ज़िले से लेके ऐसे अगर आप इधर लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, फिर जो है आप पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, खगड़िया से लेके सुपौल, सहरसा, फिर आप मधुबनी चले जाएं तो वहाँ इन पूरे ज़िलों में कोई भी जो है मेरे रिश्तेदारों में जो है कोई यह कहता नज़र नहीं आएगा कि मैं कुर्मी हूँ। सबको यही बोलेगा धानुक है। तो यह एक चीज़ है समझने की कि हमारे अंदर जो ये हीन भावना है वो कहाँ से आई है। दूसरी चीज़, एक ग्रुप में एक किसी बंधु ने जो है अपनी मतलब लड़की का जो है बायोडाटा शेयर किया था। मुझे नहीं पता उसकी बच्ची, खुद की बच्ची का था या किसी दोस्त की बच्ची का था। तो उसमें जो है जाति के उसमें जो है लिखा हुआ था कुर्मी। तो मैंने सीधे सीधे बोल दिया कि तो धानुक का ग्रुप है, आपको तो कुर्मी के ग्रुप में जाके ये बायोडाटा शेयर करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, चूँकि बंगाल में जो है कुर्मी जानते हैं इसलिए हम लोग कुर्मी ही बोलते हैं। मैंने कहा बोलने के लिए तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए, लेकिन आप हैं धानुक तो आप धानुक लिखिए ना कम से कम बायोडाटा में। तो उसका कोई जवाब नहीं आया। तो यह एक समझने की आवश्यकता है कि बंगाल में जबकि धानुक जो है ओबीसी में आता है, फिर भी आप अपने आप को कुर्मी कहते हैं। अगर आप बंगाल में रह रहे, ठीक है, मान लिया आप माइग्रेट हुए थे बहुत साल पहले, 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले, आपकी दूसरी पीढ़ी वहाँ पैदा हुई रह रही है। इसका मतलब यह तो नहीं कि आपका जो है जाति बदल जाएगा। जाति ऑलरेडी वहाँ भी जो है धानुक ओबीसी में ही है बंगाल में। और बंगाल और बिहार में, अब मैं खास करके कटिहार और बंगाल के क्षेत्र में रहता हूँ, तो बॉर्डर पे है। तो मालदा ज़िले में बहुत सारे रिश्तेदार हैं मेरे, अपने गांव के भी हैं और कई सारे जानने वाले भी हैं। आसपास के गाँव में मालदा डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे लोगों का जो है शादी हुआ है बंगाल में। तो यह एक चली आ रही है, इसमें किसी तरीके का किंतु परंतु नहीं है। तो यह एक समझने वाली बात है सामाजिक तौर पे, और मुझे लगता है संगठनों को इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो है रामानंद जी के बारे में मैं कह रहा था कि वो मैथिली में काफ़ी मुखर होकर लिखते हैं, और उस एक इकोसिस्टम है जो अपर कास्ट का है मैथिली में पूरा भरा हुआ लगभग। तो उसमें रामानंद जी मुखर होकर इतना लिखते हैं, मुझे कई बार ना उनके लिए जो है मैं बताऊं डर लगता है अंदर से कि उनका इकोसिस्टम इतना तगड़ा है कि वो कभी भी आपको इस भंवड़ में फंसा लेंगे कि आप ना तो बोल पाएंगे ना कुछ सुन पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति आन पड़ती है। बट मुझे लगता है कि उनके पास जो है ऐसा कुछ नहीं है जिससे उनको थोड़ा सा भी किसी भी तरीके का भय हो इस मामले में। तो इसलिए वो मुखर होकर लिखते, पढ़ते, बोलते हैं। और मैं देखता हूँ कि उनकी कई सारी चीज़ें अच्छे जगहों पे जो है मैथिली के खास करके जो पत्रिकाएँ हैं उनमें प्रकाशित होती है, और उनकी बातों को सुना भी जाता है और बताया भी जाता है और लोगों के द्वारा शेयर भी किया जाता है, और उनके पोस्टों पे मैंने कमेंट भी पढ़े हैं। तो चूँकि लेकिन उनकी ज़्यादातर पोस्ट मैं अभी पिछले 3-4 साल से देख रहा हूँ, तो उनमें ज़्यादातर वो जो है मैथिली में लिखते हैं। तो थोड़ी सी मुझे जो है दबाव डालना पड़ता है अपने दिमाग को मैथिली में पढ़ने के लिए, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाता हूँ। लेकिन बेसिकली क्या है कि लब्बो लबाब मैं समझ ही जाता हूँ उनके पोस्ट का, कि उनके पोस्ट का मर्म क्या है मैं समझ जाता हूँ। तो उस मर्म के माध्यम से मैं अपने समाज के लोगों के को यह बोलना चाहता हूँ कि जो भी लोग हैं मैथिली भाषी या वज्जिका भाषी,
आप उनके पोस्टों को लगातार पढ़ें, लगातार देखें, लगातार समझें वो क्या कहना चाहते हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने जो है शेयर की है और लगातार शेयर करते रहते हैं। तो यह जो है एक सामाजिक तौर पे समाज के नाते भी जो है उनके कई सारे पोस्ट हमें हेल्प कर सकते हैं और सामाजिक संगठनों को भी हेल्प कर सकते हैं। मैं सामाजिक एक व्यक्ति हूँ और मैं उस पर बात करता हूँ लगातार, तो उसके नाते मैं ये बात कह रहा हूँ कि उनके पोस्ट को समझने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, और उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती है और हमें सीखना भी चाहिए। जैसे कि कई सारे पोस्ट वो लिखते हैं, अभी लगातार लिख रहे हैं कि एक संगठन है पटना का और उन्होंने जो है गैर सवर्ण को लेके कितना जो है प्रसारित किया रचनाकारों को लेके। तो स्वाभाविक तौर पे अगर कोई संगठन, रामानंद जी ये इस तरीके का बात कह रहे हैं कि उस संगठन ने जो है गैर सवर्णों को अपने प्लेटफॉर्म पे जगह नहीं दी, तो मैं मानता हूं कि वो सही कह रहे होंगे अपने जानकारी के हिसाब से। तो उस हिसाब से इस चीज़ को देखने की आवश्यकता है। जैसा मैं पहले बोलता रहा हूँ, मेरा विरोध करें मैथिली को नाम पे लेके, लेकिन मैथिली, मैं किसी भी भाषा को जो है विरोधी नहीं हूँ। अगर वो विरोधी होता तो मैं स्पेनिश भी नहीं पढ़ता, फ्रेंच भी नहीं पढ़ता, मैं प्राकृत भी नहीं पढ़ता, संस्कृत भी नहीं पढ़ता। लेकिन चूँकि मैंने ये इन भाषाओं को पढ़ा है, मेरे पास कई सारी जो है ग्रामर हैं, और जैसे भोजपुरी के भी ग्रामर है मेरे पास, प्राकृत का ऑलरेडी डिक्शनरी ग्रामर दोनों है, और मैथिली का भी है, तो अंगिका का तो है ही मेरे पास। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप भाषा पढ़ने लग जाते हैं तो आप भाषा को भाषा की नज़र से देखते हैं। उससे क्या होती है कि उस पूरे रीजन में, जिस रीजन में वो भाषा बोली जाती है, अगर मैं देखूँ तो, अगर स्पेनिश के हिसाब से देखूँ तो स्पेनिश जिस क्षेत्र में बोली जाती है उस क्षेत्र की संस्कृति को मैं समझ पाता हूँ आसानी से। मुझे लगता है कि वहाँ वो भाषा जो है काफ़ी हेल्प करती है। उसी तरीके से यहाँ देखें तो मैथिली अगर आप जानते हैं तो मैथिली के संस्कृति को समझने में आसानी होती। भोजपुरी अगर जब जानते हैं, समझ सकते हैं, एटलीस्ट भले ना पढ़ पाते हो या लिख पाते हो, लेकिन अगर आप सही तरीके से समझ पा रहे हैं तो भोजपुरी की संस्कृति को समझने में आसानी होती है। उसी प्रकार अंगिका की संस्कृति को समझने में आसानी होती है। संस्कृत समझते हैं तो संस्कृत में जिस तरीके के ग्रंथ लिखे गए हैं, जिस तरीके से उसका जो है वो उसका व्याख्यान दिया गया है, उसको आप समझते हुए अपने पूर्वजों के जो है डॉक्यूमेंट्स को आप सही तरीके से जो है अपने दिमाग के माध्यम से सोच समझ सकते हैं और दूसरों को बता भी सकते हैं। उसी तरीके से प्राकृत मैंने जब पढ़ा तो प्राकृत की चीज़ों को मैंने देखना शुरू किया। तो अब इसमें क्या है कि अशोका के इंस्क्रिप्शंस हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो उसको देखते हुए अगर आप देखें तो कई सारी चीज़ें आपको एक सांस्कृतिक तौर पे मजबूत बनाता है। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं रामानंद जी की चीज़ें मैं इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे वो सांस्कृतिक रूप से मजबूत बनाते हैं और मैं उनका फ़ैन भी रहा हूँ कई सारी चीज़ों को लेके। तो यह है कि समाज के व्यक्तिगत तौर पे भी अगर मैं कहूँ तो जो मैथिली भाषी लोग हैं वो उनके पोस्ट को पढ़ें और संगठन भी पढ़ें, और ताकि जो है उसको सामाजिक तौर पे इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी सी आसानी हो। अगला जो मुद्दा है कि वो है सुमित कथेरिया जी हैं मैनपुरी से, और वो काफ़ी हिस्टोरिकल, अभी मैंने 2-3 वीडियो देखे उनके छोटे छोटे, और अगर आप देखें 2-3-4 मिनट का वीडियो होता है, बट आप कहने को तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है ये, तो आसानी से, लेकिन आपको वो चीज़ें नहीं मिलेगी जो सुमित कथेरिया जी जो है अपनी तरफ से बोलते हैं और उन चीज़ों पे जो है बात रखते हैं। तो वो जैसे स्वतंत्रता सेनानी का भी मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था, उसमें तो स्वतंत्रता सेनानी के बारे में उन्होंने बात की है। तो वो छोटा सा डॉक्यूमेंट है, वीडियो डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। उसको प्रेजेंट कैसे किया जाए, वीडियो अच्छा बना लेते हैं और भी मेहनत करने की आवश्यकता है, और बेहतर तरीके से वीडियो को प्रेजेंट किया जा सकता है मुझे लगता है, और वो करेंगे भी। समय के साथ अनुभव आता है आदमी में, तो वीडियो भी बनने लग जाती है सही तरीके से, और सही तरीके से बातें रखनी भी आ जाती है। तो मुझे लगता है कि अभी बातचीत तो सही कर रहे हैं, वो रख भी रहे हैं, और भी कई सारे बच्चे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सुमित कथेरिया जी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि और भी संगठन के जो लोग हैं और भी जो अपने समाज के लोग हैं अलग अलग क्षेत्र में, वो अपनी रुचि के हिसाब से जो है प्लेटफॉर्म पे जो है
अलग अलग तरीके से अपनी बात रखें, ताकि हमारा जो समाज है वो डॉक्यूमेंट में यह बता सके कि हम कितने समृद्ध थे। और इसको कोई भी कभी भी अगर डॉक्यूमेंट करता है तो मुझे लगता है कि यह आपके समाज की, आपकी जाति की जो है समृद्धि में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। इसमें संगठन भी जो है अपनी तरफ से हेल्प कर सकता है ऐसे इंडिविजुअल्स को, मुझे लगता है, और करना भी चाहिए। और यह संगठन का काम भी है, क्योंकि संगठन यहाँ पे अभी भी बार बार मैं कह रहा हूँ कि संगठन बराबर जो है दूर भाग रहा है। और संगठन को यह लगता है कि व्यक्तिगत झगड़े फसाद और खून देना, किसी को ब्लड की ज़रूरत है वो दे देना संगठन का काम वो नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ संगठन का काम वो नहीं है। संगठन का काम, जातीय संगठन का काम है जागरूकता फैलाना, वो भी एक हिस्सा है काम का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साफ ही काम नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से वो आखिरी पायदान पे होना चाहिए, पहले पायदान पे होना चाहिए कि हम अपने समाज के बच्चों को, अपनी अगली पीढ़ी को जागरूक कैसे करें। अब हमारे सेंस में ले लीजिए, और भी कई सारे जो संगठन में लोग काम कर रहे हैं, पदाधिकारी, उनके हिसाब से उनका जीवन तो ख़त्म हो गया। अब वो अपने जीवन में भविष्य के बारे में क्या सोच सकते हैं? कुछ नहीं। तो उनका भविष्य क्या है? उनकी अगली आने वाली पीढ़ी, उनके अपने बच्चे, उनके बच्चे के बच्चे। तो उनके लिए आप क्या करके जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या छोड़ के जा रहे हैं, यह समझने की आवश्यकता है। और हम यहीं पे जो है पिछड़ जा रहे हैं। और यही समझने की आवश्यकता है कि जागरूकता जो है इस संगठन का सबसे पहला और मुख्य कार्य होना चाहिए। और संगठन यहीं पे जो है ये चीज़ इन चीज़ों पर पिछड़ जाता है। दूसरा काम क्या है कि जो ऐतिहासिक तौर पे जो भी साक्ष्य हैं, जिस तरीके की बातें हुई है दानव जाति के बारे में, उसके बारे में बातचीत करना, संगठन जो है उसको अलग अलग सम्मेलनों में, अलग अलग बैठकी में अलग अलग तरीके से रखे, अलग अलग लोगों को बताए, ताकि उनके जो अपने समाज के जो लोग हैं उनके दिमाग में यह जाए कि अपनी जाति जो है वो ऐतिहासिक तौर पे मजबूत रही है। और उसी तरीके से शैक्षणिक तौर पे जो साहित्यकार हैं, जो रचनाकार हैं, जो पहले भी किए हैं, जिन्होंने काम जो आज कर रहे हैं, जो आगे करने वाले, जो अगली पीढ़ी आएगी, उसमें से कई सारे अच्छे जो है रचनाकार निकल के आएंगे। उनके बारे में बातचीत करना, उनके बारे में बताना, संगठन के माध्यम से ही ये सबसे सफल तरीके से जो है चीज़ किया जा सकता है। व्यक्तिगत तौर पे ये संभव नहीं है। मैं अगर वीडियो बनाता हूँ, मेरे जैसे कितने सारे लोग इस तरीके का वीडियो बनाते हैं, क्योंकि इसमें रीच नहीं होती है, तो लोगों को लगता है कि इसका वीडियो बना के क्या फ़ायदा है। रीच जब तक होती है तब तक जो है हमें दूसरे तरीके अपनाने होते हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है इसमें, यह समझने की आवश्यकता है। उसके बाद जो है आप शैक्षणिक तौर पे अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में बातचीत करनी चाहिए, उसके बारे में बताया जाना चाहिए। सरकारी नौकरियों के बारे में कहाँ कहाँ क्या है, सरकारी संस्थान किस तरीके से जो है अनुदान देती है, क्या क्या अनुदान लिया जा सकता है अपने समाज के बच्चों के द्वारा, उन सब बातों पे जो है जागरूकता। बेसिकली क्या है कि जागरूक करें अपने लोगों को कि आपकी जाति जो है समृद्धि रही है और है, इसीलिए आप अपनी जाति पे लज्जित ना हो। जैसे एक उदाहरण दिया मैंने कि अपने आप को कह रहा था कि वो मैं धानुक जाति से ही आता हूँ, लेकिन चूँकि बंगाल में लोग कुर्मी ज़्यादा जानते हैं इसीलिए हम बोलते हैं। तो यह एक उदाहरण है कि आप अपनी ही जाति पे लज्जित हो रहे हैं, इसीलिए आप इस तरीके की बातें पब्लिकली जो है नहीं करना चाहते, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तो यह एक चीज़ समझने की बात है। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है मैं आज की तारीख में किसी भी संगठन के साथ व्यक्तिगत तौर पे नहीं जुड़ा हूँ। मेरा किसी भी संगठन में किसी भी तरीके का पदाधिकारी या सदस्य के तौर पे भी नहीं जुड़ा हूँ, इसीलिए मैं किसी भी संगठन के साथ जा सकता हूँ, उठ सकता हूँ, बैठ सकता हूँ। अगर मैं पुराने साथियों के साथ उठ बैठ सकता हूँ, अगर किसी को उससे तकलीफ़ होती है तो मुझे लगता है कि वो अपने जो है अपने बारे में सोचे, मेरे बारे में ना सोचे कि मैं क्या हूँ, क्या करता हूँ। वो अपने बारे में सोचे कि वो संगठन कैसे चला रहे हैं। फिर मैं भी तो धानुक का ही बच्चा हूँ ना, मैं तो किसी भी धानुक के साथ बैठ सकता हूँ, मैं तो आपके साथ भी बैठने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपके मन में जो है पहले से मेरे प्रति कीड़ा बैठी हुई है, तो मैं उसका इलाज तो नहीं कर सकता कि मैं आपका विरोध करता हूँ। मैं किसी भी संगठन का विरोध नहीं करता हूँ। संगठन अपने रास्ते चल रहा है, लेकिन संगठन को क्या करना चाहिए यह मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको बताने का प्रयास करता हूँ। मानना ना मानना संगठन के पदाधिकारी जाने, और संगठन
जिस जाति का संगठन है, धानुक जाति का संगठन है, तो धानुक जाति के लोग इस बात को बोलेंगे कि जो है संगठन हमारा सही से काम नहीं कर रहा है या सही काम कर रहा है, वो जाति के लोग बताएंगे। अगर जाति के लोग कह रहे हैं कि संगठन अच्छा काम कर रहा है, हर क्षेत्र में हर जगह काम कर रहा है, तो मुझे क्या दिक्कत है, शशिधर कुमार को क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, जातिगत संगठन है, काम कर रहा है। लेकिन सवाल यही है कि एक संगठन, एक ही जगह से कुछ संगठन चल रहे हैं और बाकी जगह अगर आप देखें तो उनके अपने ही लोग हैं। पूरे भारत में धानुक है, आप पूरे बिहार में एक ही बोली तो नहीं बोली जाती है, एक ही भाषा तो नहीं बोली जाती है। पूरे बिहार में 5 ऐसी भाषाएं हैं जिसका अपना ग्रामर है, तो आप उसको भाषा के तौर पे रिकॉग्नाइज भारत सरकार भी करती है। तो आप अगर एक ही बोली में बोलने जाएंगे, अगर संगठन को दिल्ली में चला रहे हैं, आप अपने क्षेत्रीय भाषा में ही बातचीत करेंगे, तो बिहार के बाकी 4 भाषाओं को बोलने वाले जो लोग हैं वो तो वहाँ उपेक्षित महसूस करेंगे। आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं संगठन के तौर पे। तो यह तो एकदम छोटी सी उदाहरण मैं दे रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। और आप कहेंगे कि मेरा विरोध करते, तो मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ। बस इतना ही कहना था आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।